तो इस चैप्टर में हमको डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना था, ठीक है। उसमें से हमने डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला था, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक को बोलेंगे इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इसमें से हमको 4 सीरीज थे, 3D 4D 5D और 6D। उनमें से हमने 3D के बारे में ज्यादा पढ़ा था, बाकी के बारे में नहीं पढ़ा था। जब हम इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की बात करते हैं, इसका मतलब ये जो रहेगा, इसमें कितने सीरीज रहेंगे, 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एस ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पीरियड नंबर 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। इसमें ओनली एस ब्लॉक होता है, इसमें एस और पी, इसमें एस और पी। यहाँ पे पहले होता है एस, फिर आता है पी और फिर आता है पी। इसमें भी सेम होता है, पहले आता है एस, फिर आता है डी, फिर आता है पी। फिर इसमें देखा था, पहले आता है एस, फिर आता है D1, फिर आता है F और फिर आता है D2 से लेकर 10 और फिर आता है P। 7th में पहले आएगा S, ऐसे लिख देते हैं। तरीका जो रहेगा वो सेम रहेगा, ये रहेगा D1, ये रहेगा F, ये रहेगा D2 से लेकर D10 और ये रहेगा P, इस प्रकार से। तो इसमें ओनली रहेगा S और P, इसमें भी रहेगा S और P, और इसमें ओनली S। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जा रहा है। तो पहले में 2 एलिमेंट्स आते हैं, हीलियम और दोनों का इलेक्ट्रॉन S में आता है, इसलिए हम उसको S ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो D ऑर्बिटल आया था वो किसमें आया था, 4 में। इसलिए 4 जब था n = 4, तो उसको हमने बोला था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और उसको हमने फिर से नाम दिया था 3D। क्यों? क्योंकि ये S और P जो होता है, किसी के लिए भी S और P जो होता है वो हमेशा n इतना होता है, D जो होता है वो n-1 होता है, और F जो होता है वो n-2 होता है, ठीक है। तो इसमें ये D ऑर्बिटल जो है, तो इसका n का वैल्यू कितना है, 4। इसका मतलब ये D जो रहेगा वो होना चाहिए 3D। फिर n = 5 में गए थे, तो वो हमारा था सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और इसको हमने बोला था 4D। तो ऑन। अब यहाँ पे हमको इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के बारे में देखना है, मतलब किसके बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में। तो एफ ब्लॉक में फर्स्ट टाइम कौन से पीरियड में आता है, एफ ब्लॉक 6 वाला। मैं यहाँ पे लिखता हूँ n = 6, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। इस फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज का n का वैल्यू कितना है, 6। तो f जो होता है वो हमेशा n-2 होता है, तो यहाँ पे f कितना रहेगा, तो ये रहेगा 4f सीरीज। क्या बोलेंगे, 4f सीरीज। टेक्स्ट क्लोज कर दो। n = 7 आता है, यहाँ पे सेकंड टाइम हमको f मिला था, तो इसको बोलेंगे सेकंड ट्रांजिशन, सॉरी इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, इसको हम बोलेंगे 1। तो हमारे पास कितने हैं, 2, एक है 4f और दूसरा है 5। दोनों के दोनों कंप्लीट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। f कंप्लीट है, d इनकम्प्लीट था, इसलिए हमने d के बारे में लास्ट में नहीं पढ़ा था। तो हम बात करते हैं 4f की, तो इसका एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होना चाहिए, 57 to 58। देखो लैंथन आया था, यहाँ पे कौन आया था, लैंथन। इसके बाद यहाँ पे कौन आया था, पहला एलिमेंट सीरियम।
यहाँ दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा? लैंथेनम। और यहाँ पे कौन आएगा? हाफेनियम। तो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना था? 57। तो इसका कितना रहेगा? 58। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 14। मिला दो। काउंट करो 58 59 ऐसे मिला दो। क्या होगा? 71 72 या 70? 72 पक्का। ओके, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। कहाँ तक आना चाहिए? 72 आना चाहिए। 72 वाला कौन सा था? डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? 57 है। 58। तो यहाँ पे जो एफ ब्लॉक वाला आता है वो आता है 71। क्योंकि ये जो था हाफेनियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 72। कितना था? 72। ठीक है। इस लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? वैलेंस शेल का 5d1। तो सीरियम का क्या रहेगा? 6s2 5d1। और ऐसा कर दो तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन वो है किसका? मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? 6s2 5d1 4f1। और यहाँ पे F में इलेक्ट्रॉन आता है और इसीलिए सीरियम जो है उससे F ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है। समझा नहीं समझा? ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते कि हमारे पास जो पहला एलिमेंट है सीरियम, इसका एटॉमिक नंबर 58 है। इसके पहले कौन सा था? लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर था 57। तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 6s2 5d1 डी ब्लॉक एलिमेंट। सीरियम जो रहेगा ये रहेगा 6s2 5d1 4f1। ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। किसी किसी बुक में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है 6s2 5d0 4f2। इट मींस तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे ट्रांसफर हुआ? डी से एफ में चला गया। अब यहाँ पे ऐसा बहुत होता है, स्पेशली डी ब्लॉक में तो होता है, लेकिन डी से ज्यादा एफ ब्लॉक में होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो इन एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कम हो जाता है। और एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली होता है। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे काम के हैं। तो अब मैंने पूछा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आया? फोर्थ शेल में। टोटल शेल कितने हैं इसके पास? टोटल शेल कितने हैं? 6। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो एंटी पेनिट्रेट शेल में है। डी ब्लॉक में कहाँ पे था? पेनिट्रेट शेल में। तो इसमें ये एंटी पेनिट्रेट शेल, पेनिट्रेट शेल और वैलेंस शेल, तीनों के तीनों शेल इनकम्प्लीट होते हैं। और तीनों के तीनों शेल इनकम्प्लीट होने की वजह से इसको हम बोलेंगे कि इसमें 3 शेल्स आर इनकम्प्लीट: वैलेंस शेल, पेनिट्रेट शेल एंड एंटी पेनिट्रेट शेल। ठीक है। अब इफ हम इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करते हैं तो किसका इलेक्ट्रॉन इजीली जाएगा? 6s का, उसके बाद 5d का। ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है कि वो f का इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करता है नॉर्मली, क्योंकि वो f ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है। तो ये s और d का इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है और इसलिए जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? +3। मतलब वो s और d दोनों के इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? +3। कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो d का इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, वो ओनली s का इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो उनके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा? +2।
और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए F का इलेक्ट्रॉन भी लूज करते हैं, तो ये बन जाते हैं +4। तो इनके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज है वो आता है -2 से लेकर +4। डी ब्लॉक में कितना था? +2 से लेकर +7 है। ये कितना है? +2 से लेकर +4 तक। तो इसमें जो वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर शो करने का जो टेंडेंसी है वो कम है। तो जिनमें वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर शो करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है वो कैटालिस्ट का काम इजीली करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी इजीली बनाते हैं। तो एक हम कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी को देखेंगे तो 3D सीरीज और 4F सीरीज को कंपेयर करते हैं तो 3D सीरीज का कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी ज्यादा है और 4F सीरीज का कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी कम है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन इसका टेंडेंसी 3D के कंपैरिजन में कम क्यों है? क्योंकि ये वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर इजीली शो नहीं करेगा। अब इसकी हम बात करते हैं तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है पहले, फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 3। तो इसके पास F में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इफ ये F का इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये क्या करेगा? चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा और ये +4 में भी जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी है +2, +3 और +4, लेकिन मोस्ट स्टेबल जो रहेगा वो कौन सा है? +3। देखो +2 में तो कहां पे जाना पसंद करेगा? +3 में। और +4 में तो कहां पे जाना पसंद करेगा? +3 में। इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके हिसाब से देख सकते हैं, जैसे dd ट्रांजिशन होता है वैसे FF ट्रांजिशन भी होता है। FF ट्रांजिशन दो अलग अलग सीरीज में होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल, दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल। एक में ऐसा होता है 1 1 2 3 ऐसे, कितने हो गए? 6 7। तो जैसे हम dd में क्या करते हैं 1 2 3 1 2, दूसरा क्या होता है 1 2 1 2 3 ऐसे। तो इसमें ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है। अब क्यों होता है हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन इतना बोलेंगे कि इसमें भी FF ट्रांजिशन होता है। दूसरे में क्या होता है, नीचे 2 होते हैं, बीच में 3 होते हैं, ऐसे होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल और दूसरा टेट्राहेड्रल होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जस्ट बता रहा हूं। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेड है तो ये यहाँ जाएगा, तो उसको मतलब एक ऑर्बिटल में से दूसरे एक ऑर्बिटल में गया। सिंपल सी बात। इसकी बात करते हैं तो हम इसको बोलेंगे Eg, इसको हम बोलेंगे T2G और इसको हम बोलेंगे Eg। A, E और T ये 3 वर्ड्स मैंने बताए थे। T का मतलब होता है ट्रिपली डिजेनरेट, मतलब 3 ऑर्बिटल्स डिजेनरेट रहेंगे। E का मतलब होता है 2 ऑर्बिटल्स डिजेनरेट रहेंगे और A का मतलब होता है ओनली 1 ऑर्बिटल विल बी देयर। हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पे T को लिखा था, एक में G लिखा था, दूसरे में नहीं लिखा था, T2 लिखा था, ठीक है T2। इसको हमने E लिखा था, ये क्यों? 2 ऑर्बिटल्स है इसलिए। यहाँ पे कितने हैं? 3, तो इसमें लिखेंगे T2 और इसमें कितना लिखेंगे? E। तो वैसे ही हम इसके लिए देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इन 2 का एनर्जी सेम है, तो इसको लिखेंगे Eg। जी लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो डिपेंड करता है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है, इतना लिख सकते हैं नॉर्मली लिखेंगे, ठीक है। तो 2 3 ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट, तो T2 लिखेंगे और 2 है तो यहाँ पे T लिखेंगे। इसमें क्या आएगा? A T2 और ये भी बन जाएगा T2। समझ में आ रहा है? तो जैसे उसमें dd ट्रांजिशन हुआ था, इसमें FF ट्रांजिशन होता है और इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, कलर को शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है गैडोलिनियम 64, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? देखो मन के मन में बातें लाउडली बोलते हैं। ठीक है, पहले मैं 58 वाले का लिखता हूँ, क्या है 4F6S2 5T1
4f1। लेकिन जनरली ये क्या करता है, d का इलेक्ट्रॉन f में लेके जाता है, तो रियल में होता है ये 3d0 4f2। फिर आता है 59, ये होना चाहिए 6s2 5d1 4f2। सही है। रियल में क्या होगा, ये बन जाएगा 5d0 और ये रहेगा 4f3। फिर आता है 60, तो ये होना चाहिए 6s2 5d0 4f4। फिर आता है 61, 6s2 5d0 4f5। फिर आता है 62, 6s2 5d0 4f6। फिर आता है 63, फिर आता है 6s2 5d0 4f7। फिर कौन आएगा 64, तो क्या होगा 6s2 क्यों, क्योंकि f जो होता है ये जब 7 होता है तो ये हाफ फील्ड होता है, और जब ये 14 होता है तो ये फुल फील्ड होता है। ठीक है, नॉर्मली एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से d का इलेक्ट्रॉन f में जाता हो तो सही है, लेकिन उनके लिए जो ऑलरेडी अनस्टेबल है, लेकिन जो थोड़े से भी स्टेबल होंगे उनके लिए नहीं होगा। इफ हम नॉर्मली लिखते हैं तो ये d1 आता है और ये f7 आता है, इसका मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है। इसके ऊपर वाला जो था ये था d1 और ये था d6, ये तो अनस्टेबल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो और ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो ये 100% ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेगा। इसलिए इस गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, क्योंकि यही एक ऐसा है जो बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे 3D सीरीज की बात करते हैं तो कौन होता है, क्रोमियम। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल के हिसाब से d का मतलब s का इलेक्ट्रॉन d में चले जाता है, तो क्वेश्चन उनके ऊपर पूछते हैं तो बाकी लोगों से डिफरेंट कैरेक्टर शो करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेगा वो किसके ऊपर आएगा, गैडोलीनियम के ऊपर आ सकता है। ठीक है, ये जितने भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं 4f के बारे में। 4f सीरीज में लैंथेनम आ रहा है, 4f में लैंथेनम आ रहा है, लैंथेनम के बाद शुरू हो रहा है, और इसीलिए इस सीरीज को बोलते हैं लैंथेनॉइड। अगर किसी में लैंथेनाइड भी दिया हुआ है, लैंथेनॉइड भी सही है, लैंथेनाइड भी सही है, और इनका जनरल सिंबल जो होता है वो यूज करते हैं Ln। तो Ln जो है इसका मतलब होता है लैंथेनाइड। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ये FF ट्रांजिशन शो करते हैं, और इस ये FF ट्रांजिशन शो करेंगे तो क्या करेंगे, कलर शो करते हैं, और नॉर्मली ये सिल्वर कलर शो करते हैं, वाइट सिल्वर कलर क्या करेंगे, शो करेंगे। किसी ने आपको पूछा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा रहेगा, प्लस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान किसका रखना है, गैडोलीनियम। कितने एलिमेंट से पूछा जाएगा तो 14। ठीक है, और ये एलिमेंट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट कौन कौन था, इसके पहले हम देखा था सोडियम, जिसको इजीली हम लोग कट कर सकते थे, लेकिन इसका हार्डनेस जो है वो बढ़ता है जब Z का वैल्यू बढ़ेगा, तो जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा उतना हार्डनेस ज्यादा रहेगा, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हार्डनेस बढ़ेगा। ठीक है, पहली बात साइज का बारे में देखते हैं, क्या होगा साइज में, क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब 57 से 58 से हम लोग राइट साइड में आते हैं, तो साइज मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज बढ़ेगा या कम होगा, नॉर्मल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है, आपको हमेशा वही याद रखना है। और इसका जो ग्राफ होता है, इसको हम प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ जो रहेगा वो हमको ऐसे मिलता है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसका साइज जो रहेगा वो कम होगा।
साइज कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और साइज छोटा रहेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा रहेगा। तो हम एक ही प्रॉपर्टी से बाकी सभी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब बात आता है कि जब ये +2 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो जब ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो कितने बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड या 4 बॉन्ड? हमने यहाँ पे देखा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है? +2 +3 और +4। स्टेबल कौन सा है ज्यादा? +3। और इफ +3 विल बी मोर स्टेबल, +3 जो रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड जो रहेंगे किसमें आएंगे? +3 में। तो सपोज मैं Ln लिखता हूँ, Ln का मतलब लैंथेरम सीरीज के सभी एलिमेंट्स लैंथेरम को छोड़ के, ठीक है, मतलब सीरियम से शुरू होगा, ठीक है। तो इफ हम इनका रिएक्शन H2 के साथ करते हैं तो क्या मिल सकता है? Ln H2, Ln H3, Ln H4। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? Ln H3। सब क्वेश्चन ये मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब ये एल्यूमिनियम जैसा नेचर शो कर सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो भी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। तो हम इसको एल्यूमिनियम के जैसा मान के चलते हैं, तो इसके बारे में स्टडी करना इजी हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ इसका रिएक्शन करता हूँ HX के साथ, व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट? HX के साथ रिएक्शन किया तो ये जो Ln है वो X के साथ बॉन्ड बनेगा या H के साथ? कैसे? मान के चलते हैं Ln 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो उसके मान के चलते ये 3 इलेक्ट्रॉन वो है जो लूज करना पसंद करेगा। मेटल है, मेटल न्यूट्रल में है, तो न्यूट्रल वाला मेटल इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं क्या? यस, पक्का। मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं क्या? उल्टा हो गया क्वेश्चन। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं क्या? मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं क्या? ओके, क्या मैं Fe को Fe+2 में कन्वर्ट कर सकता हूं? इलेक्ट्रॉन लूज किया, गेन किया, वो -2 इलेक्ट्रॉन है, सही है। मैंने Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर दिया, -1 इलेक्ट्रॉन। मैंने Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट किया, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? सही है? हाँ या नहीं? इससे एक बार बोल सकते हैं, जो मेटल है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, मेटल जो है ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, लेकिन मेटल जो रहेगा ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। ये ज्यादा सही है। इंस्टेड ऑफ ऐसा याद रखो कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा, क्योंकि हम इसको भी बोलते हैं मेटल, बोलना तो मेटल आयन चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं? मेटल। तो ये जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अब देखो स्टेटमेंट, क्या मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं? यस। मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। इफ इट इज Fe+2 तो मे बी वो Fe+3 में जा सकता है, Fe+3 वाला Fe+4 में जा सकता है, ये सही है। क्या मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं? नहीं। मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं? समझा? एक वर्ड की वजह से कितना चेंज हो रहा है। मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे, सिंपल वर्ड में। अब ये तो मेटल न्यूट्रल में है, तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब लॉस और गेन की, तो ये है ना। तो इनमें से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज कर सकता है? लूज करेगा। हम HX की बात करते हैं तो ये बन जाएगा H+ और X-।
क्योंकि ये मान के ये 3 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ना हम लोग, तो ये बनेगा Ln+1 और 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इन दोनों में से कौन गेन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कौन है? H+, और ये H+ जो रहेगा वो क्या बनेगा? H रेडिकल। और यहाँ पे कौन मिला? H, ये H- यहाँ जाएगा, तो इस X- ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। कितना बॉन्ड बनाया? अभी तो एक ही बनाया ना, और जब वो बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ये डिपेंड करता है कि इन दोनों का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि ये अनायन है और ये कैटायन है, और जब दो आयन्स रहेंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वहां पे जो एनर्जी रिलीज रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग लैटिस एंथैल्पी। ये मैंने डी ब्लॉक में बोला था कि फ्लोरीन ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के साथ बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में जाना है तो उनके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं, तो उसके पूरे इलेक्ट्रॉन लूज कराने का खर्चा करेगा कौन? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के पास इतना पावर है कि जब वो बॉन्ड बनाता है तो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से वो इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है कि वो सभी इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे हमको जो मिलेगा वो मिलेगा Ln(x) विद 2 इलेक्ट्रॉन। अब फिर से उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बनेगा? Ln(x+1) विद 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमने दूसरा H+ और X- यूज किया तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ये H+ गेन करेगा और क्या बनेगा? H रेडिकल, और ये X- यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा? Ln(x2) विद 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो H रेडिकल है और यहाँ पे H रेडिकल दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा? नया क्वेश्चन बन गया। इफ लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स का रिएक्शन HX के साथ करते हैं तो उसकी गैस को रिलीज करेगा। पॉसिबिलिटी दोनों है ना, H2 को भी रिलीज कर सकता है, H2 को भी रिलीज कर सकता है, पॉसिबिलिटी तो दोनों है, लेकिन यहाँ पे जो रिलीज करेगा वो क्या करेगा? ऐसे रिएक्शन आगे करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? Ln(x3), क्या मिलेगा? Ln(x3), और साथ में क्या करेगा? वो H2 गैस को भी रिलीज करेगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन हमको यहाँ पे मिल गया HX के साथ वाला। तो इफ हमने HX के साथ रिएक्शन किया तो Ln(x3) मिलेगा, साथ में H2 मिलेगा, 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 चाहिए, इसके 3 मॉलिक्यूल्स यूज किए। सही। इफ हम इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या मिलेगा? Ln का वैलेंसी कितना है? 3, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो ये गलत है। अब देखो, मैंने पूछा MgO और Na2O दोनों पॉसिबल है? ऑक्सी दोनों में से दोनों एसिडिक है, तो दोनों बेसिक है। मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, तो बोथ आर बेसिक। क्वेश्चन चेंज किया, इन दोनों में से किस में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है? जब बात आयोनिक कैरेक्टर की आती है तो हम किस रूल को यूज करते हैं? फजान रूल को। फजान रूल दो तरीके से देखेंगे, या तो हम कटायन के लिए या तो हम लोग अनायन के लिए। कटायन कॉमन है तो अनायन के हिसाब से जाओ, और अनायन कॉमन है तो कटायन के। इसमें कौन कॉमन है?
तो जाएंगे कटायन में ऐसा होता है, ये ऐसा कहता है फजन रूल, जितना कटायन का साइज छोटा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उतना डिस्टॉर्शन ज्यादा, उतना पोलराइजेशन ज्यादा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उतना आयोनिक कैरेक्टर कम। फजन रूल बताता है, ठीक है, किसके हिसाब से? कटायन के हिसाब से। तो यहाँ पे हम कटायन के हिसाब से जाते हैं, तो इन दोनों में से किसका साइज छोटा है? अरे यहाँ पे हमारे पास है Ma+1, यहाँ पे हमारे पास है Mg+2, ये रहेगा 2,8, ये भी है 2,8। तो दोनों के पास नंबर ऑफ शेल सेम है। रूल नंबर 1 किसी काम का नहीं है, रूल नंबर 2 के हिसाब से जाएंगे, दिस विल बी +11, दिस विल बी +12। रूल नंबर 2 के हिसाब से जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, साइज छोटा। क्या कहता है फजन रूल? कटायन का साइज जितना छोटा रहेगा उतना आयनिक कैरेक्टर कम रहेगा। किसका आयनिक कैरेक्टर कम है और किसका ज्यादा है? इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कटायन का साइज छोटा होगा, अनायन कॉमन है तो, और कटायन का साइज छोटा रहेगा तो उसका आयनिक कैरेक्टर कम रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सिंपल सी बात, सही है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं लैंथेनम ऑक्साइड की बात। तो लैंथेनम ऑक्साइड का पहला मेंबर X यहाँ पे है और लास्ट वाला मेंबर Y यहाँ पे है, दोनों के दोनों ऑक्साइड बनाते हैं। तो इन दोनों में से किसके ऑक्साइड का आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा और किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा? लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज देखो, अनायन तो सेम ही है तो कटायन के हिसाब से जाओ, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कटायन का साइज कम, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, कटायन का साइज छोटा हो रहा है और जितना कटायन का साइज छोटा रहेगा उतना आयनिक कैरेक्टर। तो हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और आयनिक कैरेक्टर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि साइज छोटा हो रहा है। समझा है? समझा? एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सपोज हम रिएक्शन विद नाइट्रोजन करते हैं तो करते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रोजन बनाते हैं। अब बोलो एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन के क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये क्या बनेगा? सपोज हमने इनका रिएक्शन बना दिया सल्फर के साथ, क्या मिलेगा? Ln2S3। सपोज हमने कार्बन के साथ रिएक्शन करा दिया, कार्बाइड, हैलाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, कार्बाइड, क्या होना चाहिए? सही है। टेक्स्ट बुक में LnC2 दिया है, एक बार देख लेना इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, स्ट्रक्चर दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? Ln ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड Ln डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, फिर आएगा कितने कार्बन है? Ln, फिर आएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड Ln। जगह नहीं है फिर नीचे लिखा, ठीक है। बोलोगे सर पीक में कहाँ पेंड हो गया? 1 2 3 4 और 3 कार्बन, तो ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक हम H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो Ln H2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3/2 लिख सकते हैं, चलेगा। तो ये OH है मतलब हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोक्साइड है मतलब बेस है। तो क्वेश्चन ये है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि कम होगा? लेफ्ट टू राइट मतलब इधर से इधर, कहां से 58 से शुरू होके जब 71 तक जाते हैं तो इस हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि कम होगा? क्यों?
क्या लगता है? बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा कम होगा? पिछला पता नहीं पड़ता है थोड़ा सा, विच इज मोर बेसिक। रीजन पता है? ढूंढो जल्दी। मिल गया? कौन सा क्यों वही ज्यादा बेसिक है वाला? और इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है? तो बात है पूरी हो गई। कि वही मोर बेसिक, चलो सही है, मान लिया। क्यों? क्योंकि इसका साइज ये डिपेंड करेगा ना कि ये बॉन्ड इजीली कौन तोड़ेगा, कौन इजीली तोड़ेगा, क्यों तोड़ेगा? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, मतलब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये बोल सकते हैं साइज जितना ज्यादा उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, सही है ना? तो साइज जितना कम बेसिक कैरेक्टर कम। तो लेफ्ट टू राइट आते हैं, मतलब 58 से लेकर 71 की तरफ आते हैं तो साइज कम हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मतलब बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। तो लेफ्ट टू राइट आते हैं तो इनका बेसिक कैरेक्टर जो है ये आयरन कैरेक्टर के लिए क्या होगा? अनायन तो कॉमन है, चेंज कौन हो रहा है? कटायन, और कटायन का साइज कम हो रहा है, मतलब आयरन कैरेक्टर, ठीक है? तो एक बात पता चलती है तो दूसरे बात को आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? एक बात मैंने बीच में रिपीट किया था, कौन सा? 3D सीरीज और 4F सीरीज दोनों में देखते हैं तो दोनों में से ज्यादा वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है? और इसीलिए 3D कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी ज्यादा है कंपेयर टू 4F। चलो दो चार पॉइंट लिख लेते हैं पहले। तो क्या हो सकता है पहला पॉइंट लिख लो कॉपी में, बता रहा हूं। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, मतलब 4F और 5F सिमिलर ही है, फर्क नहीं है। ये ठीक वैसे है जैसे हमने एक ब्लॉक में ग्रुप 1 के बारे में ज्यादा पढ़ा था, ग्रुप 2 में मैंने शॉर्ट बता के छोड़ दिया था डिफरेंस लेके। यहाँ पे भी वैसे ही करूंगा। पहला पॉइंट लिखो 4F सीरीज में, 4F सीरीज का पहला पॉइंट, नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2 +3 +4 मोर स्टेबल, सेकंड रेडियो एक्टिविटी, only one element is a radioactive, only one element is a radioactive। कौन सा है ढूंढ लेना, उसके पास नहीं जाना, टेक्स्ट में पढ़ के देखना। नेक्स्ट ऑक्सो आयन फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, ये डायरेक्टली ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सो आयन नहीं बनाते। ऑक्सो आयन फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। Less tendency of complex formation, less tendency of complex formation, show FF transition, called as rare earth metal। rare earth का मतलब जो कम क्वांटिटी में मिलते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, कम क्वांटिटी में। रेयर अर्थ मेटल, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक? मैग्नेटिक नेचर क्या हो सकता है? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक?
डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने आपको बोला कि ये जो सीरियम है वो न्यूट्रल में क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। +2 में क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। अरे +2 में क्या होगा, S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, D के पास तो अनपेड है ना, और F के पास भी अनपेड है, तो +2 में भी, +3 में क्योंकि D का करेगा F के पास तो है, +4 में। तो डिपेंड करता है कि वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, तो लिखो डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो जैसा हमने ये 4f सीरीज के लिए देखा था वैसे किसके लिए रहेगा, 5। 2-3 बातें डिफरेंट है, बाकी सेम है। पहली जो बात डिफरेंट है वो लिखो, डिफरेंट बात, ऑक्सीडेशन स्टेट। डिफरेंस में पहला वो ऑक्सीडेशन स्टेट। 4f में कितना था, +2 +3 +4, तो 5f में रहेगा +3 से लेकर +7। 4f में ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 से लेकर +4। 5f में कितना रहेगा, +2 से लेकर +3 से लेकर +7। 5f में +3 से लेकर +7। इनमें से +3 जो रहेगा वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, दूसरा रेडियो एक्टिव वाला 4f में कितना था, ओनली 1। 5f में ऑल आर रेडियो एक्टिव। ऑक्सो आयन, थर्ड पॉइंट, 4f ने ऑक्सो आयन को बनाया था नहीं, 5f वाला ऑक्सो आयन को बनाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किसका लेस रहेगा, किसका मोर रहेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किसका लेस रहेगा, किसका मोर रहेगा। 4f का लेस रहेगा, 5f का। रीजन किसी ने पूछा ऐसा क्यों, तो क्या बोलेंगे, उनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कम है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। ओके ठीक है। बेसिक नेचर किसका लेस, किसका मोर। फोर एफ और 5f, 4f के पास नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 6। 5f के पास मतलब साइज, और साइज बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, मतलब 4f वाले का बेसिक कैरेक्टर कम रहेगा, 5f वाले का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। 4f में बेसिक कैरेक्टर लेस है, 5f में बेसिक कैरेक्टर मोर है। ठीक है, तो ये था f ब्लॉक एलिमेंट। क्या था, f ब्लॉक एलिमेंट। टेक्स्ट बुक निकालो एक बार।